Hello everyone, welcome to Law Prep Judiciary. My name is Paridhi Srivastava and I hope you all are doing good. So आज की वीडियो में हम लोग प्रियम्बल को इंटरप्रेट करेंगे. बेसिकली हम लोग प्रियम्बल में दिए गए हर वर्ड को वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करेंगे. सो टू बिगिन विद द वीडियो एक बार हम प्रियम्बल देख लेते हैं कि what the preamble says. So it says that we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स. ओके, सो ये जो 5 टर्म्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रियम्बल दिया गया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है कि हमारा इंडिया कैसा होगा, एंड देन टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन. बाकी की जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो सिटीजन्स के लिए. क्या चीज़ें हैं वो? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ओके, सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रियम्बल होता क्या है. जैसे हर बुक का एक प्रीफेस होता है उसी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है. सो प्रियम्बल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन देता है और कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आउटलाइन करता है. ऐसा कहा जाता है दैट प्रियम्बल इज ऑल्सो द की टू नो द ओपिनियन ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो हम प्रियम्बल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को रखा गया है. So, preamble of the Constitution is a concise introductory statement of the Constitution which outlines the fundamental principles, values, and the objectives of the Constitution. It is considered to be the soul of the Constitution. Then, as it reflects the aspirations and the vision of the founding fathers of the Constitution, and also मैंने जब preamble पढ़ा था तो उसमें 2 words underline करे थे, circle out करे थे, जो कि थे adopt and enact. So preamble में हमको डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनैक्टमेंट भी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन की. एंड बेसिकली जो प्रियम्बल होता है वो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बताता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ प्रियम्बल स्टार्ट होता है विद द टर्म और विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया. नाउ वी द पीपल ऑफ इंडिया, दिस मीन्स दैट जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज नॉट हैंडेड ओवर टू अस बाय अ किंग. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसी भी किंग ने या फिर किसी भी अदर पर्सन ने हैंड ओवर नहीं किया है, बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने मिलके बनाया है. फिर इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि द पीपल, लोग हैं. सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे थ्रू हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्रॉन अप एंड एनैक्टेड by the people through the representatives and is not handed over to them by a king. Now, जो second term है इसके बाद का we the people of India, I'll show you. Just a second. Yeah, we the people of India having solemnly resolved. So having solemnly resolved basically एक टाइप का डिक्लेरेशन है. एक ऐसा डिक्लेरेशन है जहाँ पे हम सब वी द पीपल ऑफ इंडिया हम लोग ये मान रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी ट्रू स्पिरिट में फॉलो करेंगे. सो बेसिकली हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया का मतलब होता है कि एक डिक्लेरेशन कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करेंगे उसकी ट्रू स्पिरिट में. देन अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टर्म दैट इज सोवरेनिटी. देखिए, सोवरेनिटी मतलब होता है फ्रीडम एक्सटर्नल पॉलिसीज बनाने का और इंटरनल पॉलिसीज बनाने का. सोवरेनिटी मीन्स इंडिया इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल और इंटरनल कंट्रोल. मतलब इंडिया के ऊपर किसी भी तरीके का कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होगा, कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा. एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होगा इसका मतलब ये कि कोई और कंट्री इंडिया को ये डायरेक्ट नहीं करेगी कि उसको कैसे लॉज बनाने चाहिए या फिर उसको कैसे डिसीजंस लेने चाहिए. इंडिया अपने लॉज और अपने डिसीजन खुद ले सकता है. उसके अलावा इंटरनल कंट्रोल, फ्री फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल, इट मीन्स दैट गवर्नमेंट जो है, जो भी कंट्री की गवर्नमेंट है, वो इंडिया के लिए लॉज बनाएगी और वेलफेयर के लिए लॉज बनाएगी. कोई और कंट्री इंडिया के लिए लॉज नहीं बनाएंगे. सो एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब कोई और कंट्री का दबाव हमारी कंट्री पे नहीं होगा. एंड इंटरनल कंट्रोल मतलब कि गवर्नमेंट हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के लोगों के लिए फ्रीली लॉज बना सकती है. सो एक्सटर्नली इट इज फ्री फ्रॉम control of any foreign power, and internally the elected government can make laws that govern the people of the India. Also it is important to know that हम मानते हैं कि sovereignty जो है it lies in the people of India. Sovereignty lies in the people of India.
मूविंग ऑन टू द सेकेंड वर्ड दैट इज सोशलिस्ट। अब ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था, प्रियम्बल में पहले से नहीं था। इस वर्ड को बाद में ऐड किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। सोशलिस्ट मतलब होता है बेसिकली, जैसे हम मानते हैं वेलफेयर स्टेट, जहाँ पे हम लोगों का वेलफेयर को इंपॉर्टेंट मानते हैं। सो सोशलिज्म मतलब होता है कि हम एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर इंसान को प्रोवाइड कर पाएं फ्रॉम वैडल टू द ग्रेव। एंड उसके अलावा हम जो इंडिया इज सोशलिस्ट, हम सोशलिस्ट ऑन इकोनॉमिकल बेसिस। इट मीन्स दैट जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है हमारी कंट्री की, वो किसी भी एक पर्सन के हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो इट मीन्स दैट इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर इन द कंट्रोल ऑफ स्टेट। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन है जो सारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्री की रखेगा। उसके जगह पे जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगी वो स्टेट के कंट्रोल में होंगी, किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के कंट्रोल में नहीं होंगी। और उन इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज होगा हमारे कंट्री के लोगों के वेलफेयर के लिए। So, the word socialist was added by the 42nd Amendment 1976. India is socialist on economical basis, and it means that economic resources are in the control of state and not in the control of an individual. As I said, that socialism means to provide a decent standard of living and social security फ्रॉम वैडल टू द ग्रेव। जब हमने डीपीएस पीस पढ़ा था, इसके पहले हमने डीपीएस पीस के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएस पीस। सो बेसिकली डीपीएस पी में ऐसे काफ़ी सारे प्रोविजन है जो इंडिया का सोशलिस्ट जो नेचर है उसको दर्शाता है। देन सेक्युलर, जस्ट लाइक सोशलिस्ट, सेक्युलर वर्ड भी बाद में ही ऐड किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। देखिए, सेक्युलरिज्म के दो मीनिंग होते हैं। जो फर्स्ट मीनिंग होता है वो होता है दैट इंडिया हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, इट हैज इक्वल बिहेवियर टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन्स। बेसिकली दैट मीन्स दैट इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है और इंडिया बाकी सारे रिलीजन के लिए एक इक्वल स्टैंड रखता है। इट मीन्स दैट इट हैज इक्वल बिहेवियर टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन। और जो सेकेंड मीनिंग है, सेकेंड मीनिंग के अकॉर्डिंगली देयर विल बी नो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन एनी रिलीजियस मैटर। माने कि किसी भी रिलीजियस मैटर में कोई भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होगा। सो हमारे जो कंट्री है, हमारे इंडिया में सोशलिज्म के इन दो मीनिंग्स में से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मीनिंग को अडॉप्ट किया गया है दैट इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है और इंडिया सारे रिलीजन से इक्वल बिहेवियर रखेगा। सेकेंड मीनिंग क्यों अडॉप्ट नहीं किया है हमने? सेकेंड मीनिंग हमने क्यों इसलिए अडॉप्ट नहीं करा है क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट में राइट टू रिलीजन पढ़ा है एंड राइट टू रिलीजन के कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें ये प्रोवाइडेड है दैट सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक सिक्योरिटी एंड वेलफेयर के लिए जो राइट टू रिलीजन है, जो फंडामेंटल राइट है, उस पर भी हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। मतलब कि सोशल सिक्योरिटी, जो हम बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किसी कंट्री की होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसको बेसिकली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट, हम अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देने के लिए राइट टू रिलीजन भी ले सकते हैं लोगों का। सो बेसिकली इंडिया जो है वो इंटरफेयर कर सकता है रिलीजियस मैटर में, स्टेट जो है वो इंटरफेयर कर सकता है रिलीजियस मैटर में अगर लोगों की सेफ्टी इन्वॉल्व होती है तो। इसका एक इलस्ट्रेशन हम देख सकते हैं ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जिसमें ऑल ऑफ अस नो दैट गुरुद्वारा में भी आर्मी को एंटर करवाया गया था फॉर सेफ्टी पर्पसेस। सो इंडिया में ओनली फर्स्ट मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इज अडॉप्टेड दैट इंडिया हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन एंड इट हैज इक्वल बिहेवियर टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन, बट द सेकेंड मीनिंग ऑफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन इंडिया. India has only first meaning adopted. Now, democratic, I think as we all know, it means that the will of the people. Democratic basically एक form of government है and it means that will of the people. Democratic is a form of government. It is based on the Latin term democratus which means will of the people. ये एक बहुत फेमस अब्राहम लिंकन का कोट है जो कि डेमोक्रेसी को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है. द डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. देन रिपब्लिक. रिपब्लिक मतलब होता है कि किसी स्टेट का जो हेड होगा, जो कि हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, वो एक इलेक्टेड पर्सनालिटी होंगे. सो हमारे यहाँ भी जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड पर्सनालिटी है एंड उनके इलेक्ट्रोलर जो उनका इलेक्शन बेसिकली होता है उसमें पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं. सो बेसिकली रिपब्लिक मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो एक इलेक्टेड पर्सनालिटी होंगे. देन ये सारे जो टर्म्स थे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम देखते हैं कि सिटीजन्स के लिए प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सारी चीज़ प्रोवाइडेड है. सो इट सेज दैट जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. सोशल जस्टिस क्या होता है कि हर तरीके की जो भी इनइक्वालिटीज़ होती सोसाइटी में वो सारी इनइक्वालिटीज़ ना हो. इकोनॉमिक जस्टिस मतलब स्टेट हैज़ कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी, जो हमने पढ़ा था कि जो भी रिसोर्सेज है कंट्री की उन सबका कंट्रोल किसके पास होगा, स्टेट के पास होगा, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी लोगों में. पॉलिटिकल जस्टिस मतलब राइट टू वोट, वोट करना, और एंड एज अ कैंडिडेट
खड़े होना, कोई भी तरीके की अगर वोटिंग हो रही है तो अपने आप को भी इलेक्ट बेसिकली वोट करना और अपने आप को एज अ कैंडिडेट खड़ा खड़ा रखना। देन सो पॉलिटिकल मीन्स इक्वल राइट्स एंड बेसिकली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इक्वल राइट्स होना। देन liberty of thought, expression, belief, faith and worship. So it basically means that there is no unreasonable restriction on the citizen कि वो किस तरीके से सोचते हैं या फिर वो क्या सोचते हैं, वो बेसिकली किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। Then comes equality of status and of opportunity. Status जो है it means social position, and जो opportunity का ground होता है कि किस basis पे किसी को कोई opportunity मिली जाएगी, वो ground होता है qualification. So finally it says that to promote among them all fraternity. Fraternity मतलब होता है spirit of brotherhood. Okay, so fraternity where the dignity of individual and the unity and integrity of the nation is assured. Again जो unity and integrity ये जो term है ये भी बाद में preamble में add किया गया था and it was added by the 42nd amendment 1976. अभी तक preamble को सिर्फ एक ही बार amend किया गया है, वो इसी amendment में किया गया था. Yeah, and this we covered. Fraternity means the spirit of brotherhood. नाउ लास्टली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या प्रियम्बल इन्फोर्सेबल है। सो इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। पहला केस लॉ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल। इसमें इट वाज हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल। ओके, सो प्रियम्बल इन्फोर्सेबल नहीं है बाय द कोर्ट्स एंड इसी केस को कंफर्म किया गया था इन द केस ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कन्फर्ड इट्स ओन जजमेंट एंड सेड दैट प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल। सो बेसिकली हम प्रियम्बल को इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं, प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल। So that's all for today. I hope you liked the video. Thank you.